वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। CAPF AC का एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2020 को हुआ था लास्ट ईयर। उसी एग्ज़ाम के मैं मॉडल आंसर्स अपलोड कर रही हूँ। मैंने अभी तक सारे आंसर्स अपलोड कर दिए हैं, एस्से के, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी, ग्रामर, और आज लास्ट है इस सीरीज़ का, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको वो मॉडल आंसर्स एक्सेस करने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, आपको दिखेगा CAPF AC 2020 एग्ज़ाम सोल्यूशन या मॉडल आंसर्स, इस तरह से प्लेलिस्ट का नाम। उसमें आप जाओगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करेंगे। इसके पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देती हूँ। मेरी पेपर 2 की बुक रिलीज़ हो रही है 30 अप्रैल को, और इसका मैं डिटेल अपलोड करूँगी 23 अप्रैल को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि क्या इसमें करंट के भी होंगे क्या। तो इसमें करंट का कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 30 अप्रैल को मैं रिलीज़ कर रही हूँ बुक, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि उसमें मैं करंट कैसे दूंगी। और पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो रहा है 20 अप्रैल से। अगर आपको इसके डिटेल्स जानना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा ऑनलाइन 2021 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, तो उसमें आप जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको पैसेज मिलते हैं और फिर आपको क्वेश्चंस मिलता है। तो इसका तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? सबसे पहली चीज़ है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधे पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा काम मत करना, पैसेज मत पढ़ना शुरुआत में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और फिर पैसेज पढ़ने के बाद हमें समझ में भी नहीं आता कि पैसेज में क्या लिखा है। तो हम अपना टाइम वेस्ट कर दिए। जो हमने टाइम पैसेज को रीड करने में लगाया, वो टाइम इसलिए वेस्ट हुआ क्योंकि हमें पैसेज नहीं समझ में आया। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पैसेज का जो एसेंस है वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। अब देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट डज द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ? व्हाट इज द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट क्लीन अप क्रू? व्हाई इज द क्लीन अप टास्क डिफिकल्ट? व्हाई डू क्लाइंबर्स लीव their heavy tents behind on the mountain while returning? Why is it difficult to estimate the amount of garbage left behind the climbers? अब ये पांचों क्वेश्चन में आप देखोगे कीवर्ड जो है वो बहुत कॉमन, हर क्वेश्चन में आपको कॉमन कीवर्ड दिखेगा। फर्स्ट गार्बेज, यहाँ पे लास्ट में गार्बेज, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लीन अप, यहाँ पर क्लीन अप। तो इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर गार्बेज क्लीन अप की बात की जा रही है। और कहाँ पे की जा रही है? माउंट एवरेस्ट में। यहाँ पर माउंटेन है, ओके, क्लाइंबर है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि माउंट एवरेस्ट में जो गार्बेज है उसको क्लीन अप का के बारे में बात हो रही है पैसेज में। तो एसेंस हमें समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के। तो अब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इनफैक्ट आप आंसर भी लोकेट कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा कि हमें पैसेज सबसे पहले नहीं पढ़ना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, राइट? अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना है? पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ोगे तब आपको कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में भी आएगा पैसेज पढ़ते वक्त कि हाँ, गार्बेज ना क्या क्या गार्बेज में होता है वो क्वेश्चन है, टास्क क्या है क्लीन अप का, डिफ़िकल्ट क्यों है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में आएगी और आप आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर लोकेट करोगे कहाँ पे आंसर्स है, और हो सकता है कि आप मार्क भी करो, राइट? अब आंसर्स लिखने का जो तरीका क्या होता है वो हम उस पे बारे में बात करते हैं। पहले हमने रीडिंग के बारे में बात कर लिया, अब हम लिखने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें बड़ा आंसर लिखना चाहिए क्योंकि 4 मार्क्स का है, ऐसा सोचते हैं। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में मार्क्स के हिसाब से लेंथ ऑफ द आंसर डिपेंड करता है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लेंथ ऑफ द आंसर बड़ा होगा, तो इसका साफ मतलब है कि पांचों क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो पांचों क्वेश्चन का लेंथ ऑफ द आंसर सेम होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या आप मार्क्स के हिसाब से अगर अपना लेंथ ऑफ द आंसर डिसाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 50 वर्ड्स लिखोगे, अगर ये सोच के चलोगे कि नहीं 50 वर्ड्स लिखना है, तो फिर पांचों क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो पांचों क्वेश्चन में 50 वर्ड्स लिखने होंगे। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये फॉल्स अजम्पशन है, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नहीं होना चाहिए, ओके? अब
मैं आपको बता रही हूँ क्या लिखना है और कितना लिखना है। आपके जो आंसर्स होंगे वो क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन 1 लाइन आंसर डिमांड कर रहा है तो आपको 1 लाइन आंसर देना है। यदि क्वेश्चन 2 लाइन आंसर डिमांड कर रहा है तो आप 2 लाइन लिखोगे। अगर वो 50 वर्ड्स डिमांड कर रहा है तो 50 वर्ड्स लिखो। अगर वो 1 वर्ड डिमांड कर रहा है तो 1 वर्ड लिखो। हालांकि 1 वर्ड को भी प्रॉपर फ्रेम करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस में लगाना पड़ेगा। गॉट इट? तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि क्वेश्चन के डिमांड को ही फुलफिल करना है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस वही आंसर करना है। दूसरी चीज़, आपके जो आंसर्स हैं वो बियॉन्ड द पैसेज नहीं जाने चाहिए। कहने का मतलब है जो पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। आप अलग से ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपने अलग से ऐड किया तो फिर इस पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो पर्पस है वो ही खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका साफ मतलब है आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज, नॉट ऑन योर प्रीवियस इंफॉर्मेशन और प्रीवियस नॉलेज। तो आप अपना नॉलेज, अपना ओपिनियन, अपना आइडिया, अपना सजेशन सब कुछ साइड में रखोगे। प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये फोरमोस्ट रूल है कि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो फर्स्ट रूल, योर आंसर शुड नॉट गो बियॉन्ड द क्वेश्चन। Second rule, your answer should not go beyond the passage. And third, your answer should not go against the writer. ये तीनों रूल प्रेसी का भी है और ये तीनों रूल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी है। वरना पैसेज देने की क्या जरूरत है, सिर्फ क्वेश्चन दे दो, अपने से लिखते जाओ अगर लिखना ही है तो, राइट? मगर ऐसा तो है नहीं। अब जो आप आंसर लिखोगे तो कोशिश ये करो कि आंसर जो है आपका वो क्वेश्चन के लाइन से शुरू हो। अगर आप अपने आंसर क्वेश्चन के लाइन से शुरू करते हो तो डेविएट होने के, क्वेश्चन से डेविएट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एकदम प्रिसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा और क्वेश्चन की डिमांड को एग्जैक्टली फुलफिल कर पाएगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं आंसर लिखूं तो क्वेश्चन के लाइन से ही मैं शुरू करके अपने आंसर लिखूं। दूसरी चीज़, आप कभी भी टेंस नहीं चेंज करोगे। क्वेश्चन का जो टेंस है वो ही आप आंसर के टेंस में लिखोगे। क्वेश्चन और आंसर का टेंस सेम रहेगा। यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट ही लिखोगे, ओके? और यहाँ पे अगर पास्ट होगा तो फिर पास्ट लिखोगे, फाइन। और कभी भी आंसर में डू डज डिड नहीं आता है अगर पॉजिटिव है तो। देखो, व्हाट डज द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो आप आंसर जब लिखोगे तो डज नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव है। जब पॉजिटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है तो आंसर में डू डज डिड नहीं आता है। आप देखिए, गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ नहीं लिखा ना मैंने, डू डज डिड। मगर यदि आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम हुआ है तब जरूर आप डू डज डिड लिखोगे। जैसे व्हाट डजंट द गार्बेज, अगर ऐसे होता तो फिर गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट डजंट कंसिस्ट ऑफ। गॉट इट? तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज डिड आप लिखोगे, मगर पॉजिटिव इंटरोगेटिव में आपको डू डज डिड नहीं यूज करना है। क्लियर हो गई बात? जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर का जो लोकेशन होता है पैसेज में कभी कभी स्कैटर्ड होता है और ये चीज़ मुझे इस बार देखने को मिली है यहाँ पर। जैसे व्हाट डज द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में अबैंडन टेंट्स, ह्यूमन वेस्ट, फिर और सेकेंड पैराग्राफ में मिला है फूड पैकेजिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर, रोप। तो आप देख रहे हैं आंसर स्कैटर्ड है। तो आप देखिए मैंने कितने अच्छे से लिखा है, द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन वेस्ट, अबैंडन टेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फूड पैकेजिंग एंड रोप दैट क्लाइंबर्स यूज एज अ साइन पोस्ट। कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं लिखेंगे द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, सीधे लिख देंगे ह्यूमन वेस्ट, अबैंडन टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड। ऐसे लगता है कि कोई साइंस का क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। भाई ये इंग्लिश का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आपको प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ज़रूरी है ना, इसीलिए कहती हूँ क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो। कहीं कहीं पॉसिबल नहीं होता है क्वेश्चन के लाइन से शुरू करना, मगर कहीं कहीं पॉसिबल होता है तो वो आपको करना होगा, फाइन। अब उसके बाद है व्हाट इज़ द टास्क ऑफ गवर्नमेंट क्लीन अप क्रू। तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। आप देखिए, हाउ टू क्लियर अवे एवरीथिंग फ्रॉम अबैंडन टेंट्स टू ह्यूमन वेस्ट। अब कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम लाइंस को कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लाइंस को कॉपी करिए, मगर कॉपी करने में भी थोड़ा फिल्टर कर लीजिए। अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी लाइंस को आप हटा दीजिए। मैं यूजुअली लाइंस को कॉपी ही करती हूँ, मगर फिल्टर करने के बाद। अब देखिए,
What is the task of government cleanup crew? The task of government cleanup crew is to free the Mount Everest of the litters and bring them down. अब देखिए, how to clear away everything, तो everything की जगह मैंने litters लिख दिया, और bring them down बहुत important है, क्योंकि litters को पहले collect करना, ओके, collect करने के बाद उसको नीचे लेकर आना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है लिखना। तो या कहीं पे यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ था, देखिए ये रहा, ब्रिंग इट डाउन। तो इस बार है ना आंसर थोड़ा स्कैटर्ड था। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्लीन अप टास्क, सॉरी व्हाई इज द क्लीन अप टास्क डिफिकल्ट। देखिए इसका ना 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अब देखिए मैंने लिखा है द क्लीन अप टास्क इज डिफिकल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। जब हमें लगता है कि यहाँ पर हमें 3-4 चीज़ें लिखनी हैं, 3 रीजंस हैं, 4 एस्पेक्ट्स है, 4 इफेक्ट्स है, तो फिर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। अगर आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिमांड करते हैं पॉइंट वाइज आंसर, तो आप पॉइंट वाइज लिखो। जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, मगर अच्छे से आंसर्स को फ्रेम किया है। व्हाई इज द क्लीन अप टास्क डिफिकल्ट? आप देखिए, क्लीन अप टास्क इज डिफिकल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लीन अप टास्क इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहला लिखा मैंने, हाई विंड स्कैटर्स द टेंट एंड ट्रैश एवरीवेयर ऑन द माउंट एवरेस्ट, फुल स्टॉप। लंबे लंबे सेंटेंसेस मत फ्रेम करना। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च एंड देन असेंबल ऑल द लेटर्स इन वन प्लेस। अब ये वाला हमें कहाँ मिला है? अब देखिए, हाई विंड्स हैव स्कैटर्ड द टेंट्स एंड ट्रैश एवरीवेयर, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सर्च एंड देन असेंबल ऑल द लेटर्स इन वन प्लेस। High altitude, low oxygen level and dangerous slopes and bad weather also create hurdles in bringing the litters down. ये वाला यहाँ पर है, altitude, oxygen level, dangerously icy and slippery slopes and bad weather, मैंने ये सारा इंक्लूड कर दिया, मगर ये मैंने ये वर्ड नहीं यूज़ किया, तो इसको हम कहते हैं फिल्टर करना। And it makes very difficult to bring such big things as tent down. उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट दिया, some tents get buried underneath the frozen ice which takes hours to dig them out. तो ये वाली मुझे यहाँ पर मिली है कि टेंट आउट ऑफ फ्रोजन आइस, और फिर सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी मिली है, फ्रोजन आइस एंड ब्रिंग इट डाउन। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ओके, अंडरनीथ द फ्रोजन आइस विच टेक्स आवर्स टू डिग देम आउट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू क्लाइंबर्स लीव देयर हेवी टेंट्स बिहाइंड ऑन द माउंटेन व्हाइल रिटर्निंग। तो इसका आंसर ये रहा, exhausted climbers struggling to breathe and battling nausea often leave heavy tents behind. तो मैंने लिखा यहाँ पर due to tiredness, तो exhaustion की वजह से, तो exhaustion को मैंने tiredness लिख दिया। due to tiredness, breathing problems and nausea. breathing problems कैसे है? यहाँ पर देखिए, struggling to breathe and battling nausea, तो मैंने ये तीनों लिख दिया। Climbers become very weak, so they leave their heavy tents behind on the mountains. फिर उसके बाद नेक्स्ट है, why is it difficult to estimate the amount of garbage left by the climbers? It is difficult to estimate the amount of garbage left by the climbers because some garbage gets scattered due to high winds and get buried underneath the snow. तो देखिए, scattered है, मैंने यहाँ से ले लिया है, high wind scattered, और फिर underneath the snow, ये भी यहीं से ले लिया है, okay, or फिर it is impossible to know exactly how much litter is spread across Everest because it becomes visible only when the snow melts. It becomes visible only when the ice melts, snow melts, बात एक ही है, ओके। तो इस तरह से मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं, और बहुत ढंग से लिखना है, ये बहुत स्कोरिंग होता है। 20 में अगर आप चाहो तो आपको 18 भी लेकर आ सकते हो, आपको इसमें फुल ऑन फुल भी मिल सकता है, मगर एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करना है, डेविएट नहीं होना है क्वेश्चन से, आंसर्स टू द पॉइंट होना चाहिए, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। थैंक यू सो मच।